बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 अप्रैल साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल या सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर हर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंदर कमेंट कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। फीडबैक पहला मैसेज फरजाना रब्बानी का है। कहती हैं दादाजी कि इमरान खान साहब अब यूट्यूब चैनल बनाएंगे? नहीं बना हुआ है उनका जी, 1,50,000 से ज़्यादा उनके सब्सक्रिप्शन है जी उसके। अच्छा जी, ठीक है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ गई है कि वो यूट्यूब चैनल जो था अगरचे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का था, लेकिन उसको चलाती उनकी प्राइवेट सोशल मीडिया टीम थी। ठीक है, अभी इस सवाल का जवाब देना बाकी है कि कल मैंने एक यार अजीब मंजर देखा। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम इमरान लालेका को माँ बहन की नंगी गालियाँ काट रही थी। और इमरान लालेका साहब को तो आप जानते होंगे ना कि जितने घटिया और गलीज ट्रेंड बनते थे वो डॉक्टर अरसलान खालिद और इमरान लालेका मिल के बनाते थे। और इमरान लालेका पता नहीं किस वजह से प्राइम मिनिस्टर हाउस में पाए जाते थे, और दोनों में से प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे। लेकिन चलें, डॉक्टर अरसलान खालिद की तो ऑफिशियल पोजीशन थी ना, ये इमरान लालेका की कोई ऑफिशियल पोजीशन भी नहीं थी। तो मैंने देखा कि पीटीआई के ग्रुपों के अंदर इमरान लालेका की मदर सिस्टर बन हो रही है। मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है, मैं तो चेज़ा लेने जाता हूँ। आपस में लड़ रहे थे, ठीक। और अभी बहुत कुछ इंकशाफ होगा, बहुत कुछ मुनकशफ होगा। ये आपस में लड़ेंगे और आपको बताएंगे कि ये होता था और ये होता था। एक दूसरे का वो क्या कहते हैं, कच्चा चट्टा खोल देना। कच्चा चट्टा, अच्छा, कच्चा चट्टा, हाँ बिल्कुल ठीक है। चूंकि वारदातियाँ हैं तो आपको पता है कि चोरी का माल तब बरामद होता है चोरों की जब लड़ाई होती है, जब चोरों की लड़ाई होती है। ठीक, सलूट किया। क्यों, कोई खबर आ गई? खबर तो मौजूद थी, आपने कल पढ़ने नहीं दी दादाजी। हाँ, फौजी फर्टिलाइजर यूरिया प्राइस जो है पर बैग 70 रुपये इजाफा। हाँ। माहिरीन, अब इसमें खबर क्या है, माहिरीन ये कहते हैं कि जब 70 रुपये 60 रुपये से 70 रुपये के दरमियान बैग की कीमत बढ़ती है तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कम से कम 3 रुपये 15 पैसे पर शेयर आती है ईपीएस पे। दादाजी 3 रुपये 15 पैसे ईपीएस बढ़ जाती है। चाहे कोई रुपया 2 रुपया इजाफी मिलेगा ना शेयर होल्डर को। यहाँ तक भी खबर नहीं है। खबर यह है कि ये इजाफा दूसरी मरतबा हुआ है माशाल्लाह इसी माली साल के अंदर। और आप सलूट नहीं करते? सर सलूट कर लिया सर, टूटे हुए मोटे के साथ सलूट किया सर। पैसे। और इससे पहले हम देख चुके कि 16 अरब से बढ़कर या 1600 करोड़ से बढ़कर 2900 करोड़ तक मुनाफा एफएफसी का जा पहुंचा था। इसलिए शेयर भी आजकल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा अपसाइड पे है जी। नेक्स्ट मैसेज मोहम्मद शबीर पूछते हैं, पाकिस्तान के हालात रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दबाव का शिकार है और डॉलर और पेट्रोल की ब्रेक कहाँ जाकर लगेगी? देखिए, पाकिस्तान को डबल इम्पैक्ट इसका भुगतना पड़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, साथ में हमारी करेंसी भी स्लिप हो गई। मतलब 176 से डॉलर उठ के जाके 182 साढ़े 82 गिर गई वो तो। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट भी आना है और वो इम्पैक्ट भी आना है। ठीक है, दुनिया के यहाँ ये डबल जेपर्डी नहीं हो रही, दुनिया के यहाँ ये डबल तबाही नहीं फिर रही। और अगर कोई इंसान और बंदे का पुत्र आया फाइनेंस के मैनेजर के तौर पे और ख़ास तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक के तौर पे, और मैं आपको कह रहा हूँ ज़फ़र जाजी आ रहा है गवर्नर स्टेट बैंक, ठीक है, अगर वो आ गए तो ये कैलकुलेशन है जो फेयर कैलकुलेशन है वो तो डॉलर 136 रुपये का बनता है ना भाई, तो फिर वो रिवर्स मारेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की कलाबाजियाँ लगेंगी, लेकिन 22 करोड़ अवाम में से 20-25 लाख लोग ही जो है ना वो बेनिफिशियरी है ना ये करेंसी की डिवैल्यूएशन की। बाकी 22.25 करोड़ लोग जो हैं वो तो बेचारों का रगड़ा निकलता है ना जी। तो अगर रिवर्स मारता है तो 22.25 करोड़ लोग उसके बेनिफिशियरी होंगे वैसे बाय द वे जी। और ऊपर से बैठा हो एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज शरीफ जैसा, जिहड़ा फड़ ले डांग और फेरे जनाब लम्हा पाए
घी मिलों को, हाँ भाई पाम ऑयल कितने पे इंपोर्ट किया था, एलसी दिखाओ। वहाँ तो इंटरनेशनल होगी तो पकड़े जाएंगे। नहीं पड़ता है ना फिर, मतलब घी आया फिर 180 के ऊपर या 200 225 के ऊपर। अगर कोई ईमानदार छोड़ दें जी, कोई जिम्मेदार आदमी जो है वो सिर्फ डांग पकड़ के और ये घी मिलों को लम्मा पा ले। ईमानदार भी को डर गए क्योंकि बंदा ईमानदार है। नहीं, ईमानदारी के मानी बदल दिए ना इमरान खान साहब ने। अगर कोई भी जिम्मेदार आदमी जो समझे कि यार मैं इस मिट्टी से हूं, ठीक है, और मैंने यहाँ के लोगों को कुछ वापस करना है, सिर्फ इतना समझ लाओ, वो कहे भाई आयो सारे इधर, पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन सारे इधर आ जाओ, भाई बताओ अपनी अपनी एलसियाँ लेके आओ, कितने पे खोली थी भाई? $700 पे एलसी खोली हुई है उसने फ्यूचर बाइंग करके, और $1400 पर मेट्रिक टन का रेट दिखा के, क्योंकि जो वन टाइम लगा है वो हमें घी 450 550 पे बेच रहा है यार। उसकी ऐसी तैसी नहीं फेरी जाती, उसको डांगे नहीं फेरी जाती यार। लेकिन यहाँ पे जब 3.5 करोड़ रुपया लेके तो डीजी लगेगा, तो डीजी साहब पहले तो 30 करोड़ रुपया पूरा करेंगे ना उनसे मिलके या उनसे लेके, वो आगे से 30 अरब रुपया आवाम की जेबों से निकालेंगे। तो ये बड़ा साइकिल होता है यार। जब सानू डर ही नहीं उतों किसी का, मैक्सिमम फड़ेगा तो की होएगा 5-6 करोड़ रुपए का चैक देंगे एक हस्पताल ਨੂੰ, सारा कुछ हजम गड़ाउम। बिल्कुल सही है, गल समझ आई? जी जी। चलो फिर आगे आपको इंतजाम इंसराम का एक शाहकारना पेश किया जाए। हाँ। नाज़रीन कराम, 5,000 मुलाजमीन को ले ऑफ करने के बावजूद पाकिस्तान स्टील मिल का खसारा महज 6 माह में 67 बिलियन रुपीस हो गया। माशाल्लाह, ये जो इंटेल कचूल है ना, चाइना का स्टीव जॉब जो है, असद उमर, इसको चित्रौल की जाए ना यार, लोग भी निकाल दिए और फिर खसारा मामा किस चीज का हो रहा है जी? हैं? 67 बिलियन, 60 अरब रुपया उधर चला गई। और रमजान पैकेज पूरे 22 करोड़ लोगों को कितने का दिया है? 5.25 अरब रुपए का। वो कोई 8 रुपए हिस्से में आते हैं। तो चलो नाम ही आए यार, ठीक है। आप जैसे हम जैसे बहुत सारे लोग ज़्यादा में तो ऐसे जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं जो देने वालों में शामिल हैं। जी माशाल्लाह, आपके घर से भी कोई 20-25 लोगों के लिए राशन निकलेगा। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, इंशाल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन यार मेजॉरिटी लोग जो है, हम इस मुल्क के टॉप 3 या 4% लोगों के अंदर शुमार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। ज़रा ठीक है ना, लोगों के हालात हो रहे हैं, जो लोगों के आम लोगों के हालात तो बहुत ही खराब है हाँ। यार। सही है, ठीक है ना। वो साल के बाद आपको पता नहीं वो 4-4 चक्कर मार लेते हैं, हमें शर्मिंदगी होनी शुरू हो जाती है। उनकी पूरे साल की उम्मीद होती है भाई, और जेन्युइनली डिजर्विंग लोग, मतलब बाकायदा सर्वे करके हमने उनको असेस किया हुआ है। वो 4-4 फ़ोन कर बैठते हैं कि वो सर वो आपका वो होगा, ठीक है। अच्छे भले सफ़ेद पोश लोग जो हैं, नहीं भाई उनका इतना बुरे हालात हो गए, नहीं गुजारा होता उनका। मतलब कई हमारी इस लिस्ट में ऐसे भी थे कि जिन्होंने 4-5 साल पहले कहा था कि नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया, ये किसी और को कर दीजिए, ठीक है। या वो बाकायदा साथ में एक पार्टी लेके आए कि जनाब आइंदा मैं नहीं आऊँगा, मेरे ऊपर अल्लाह ने रहमत कर दी है, इनको दे दिया करें जी। अब वो भी रिवर्स हो के हाँ 2 साल में वापस आए, सर वो आपको मैंने कहा था लेकिन वो नौकरी नहीं रही तो वो कुछ कर दे, ठीक है जी। सही कह रहे हैं दादाजी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज आदिल का है। आदिल, सियासी सवाल ना पूछा करें, कहते हैं दादाजी ये कैसी टीम है जो अंपायर के न्यूट्रल होने से पूरी ही फारिग हो गई? यार इसका जवाब हम आपको रजीनामा में देंगे, आगे चलो। अच्छा, लॉक कर दिया हमने। ज़िशान मुनव्वर कहते हैं जो बंदे वॉलंटियर यूक्रेन जा रहे हैं, ये क्या सेटअप है? दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ, वहां से पोलैंड और शेंजन स्किप होने के चांसेस हैं भला? ये जो आपके दोस्त हैं ये इसी बदनीति से वहां पे जा रहे हैं, ये मारे जाएंगे, जेन में रखिएगा। और ये आपको ये बहुत बुरी मौत मरेंगे, ये मेरी बात जेन में रख लें। रूसी कुछ नहीं देख रहे, वो बस ड्रल करी जा रहे हैं जी। लेकिन यार मुझे यूक्रेनियन से इतनी तवक्को नहीं थी। उन्होंने माहौल बना दिया, महीने से ज्यादा अरसा हो गया भाई, रन ओवर था सिर्फ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यूक्रेनियों ने जाने कुर्बान करके वहाँ पे ख़वातीन हजरात बच्चे बच्चियाँ वो अपने मुल्क के लिए खड़े हो गए, ठीक है। मज़ामत की है उन्होंने। जो कौम बहादुर हो उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए यार। 2 काम वो कर रहे हैं,
एक वो जाने दे रहे हैं और दूसरा वो रशियन जो माइट है उसको पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं मोबाइल के ज़रिए। जी इस तरह के मोबाइल के ज़रिए वो दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि रशिया का जो बेहतरीन हथियार होता है वो ये होता है कि वो सबसे पहले जाके पूरी दुनिया से उसका राब्ता काटता है। ये राब्ता नहीं काट पा रहा आज तक रूस। और क्यों नहीं काट पा रहा है? रूस ने टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं किया। उसकी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो दुनिया के अंदर अपना बॉस्टन मैसाचुसेट्स वो क्या MIT के स्टार्टअप्स के बराबर भी नहीं है। उसकी जो टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी कंपनी है वो MIT के स्टार्टअप्स के बराबर नहीं है। तो मतलब उसने क्या टेक्नोलॉजी में आगे जाना था? रूस को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टेक्नोलॉजी में उसको मार पड़ी। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी में यूक्रेन उससे बहुत आगे। आप देखें तो सही जाके कितनी ज्यादा वो जो चिप्स हैं, वो क्या इस्तेमाल होती हैं चिप्स? जी जी नहीं, चिप्स के लिए खास वो नाम इस्तेमाल होता है जिनकी फैब्रिकेशन की फैक्ट्रियां लगी हुई थी वहां पे। एक तो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर बनाने की कई फैक्ट्रियां लगी हुई थी वहां पे यूक्रेन के अंदर। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां हैं। और रूस की जो टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी है उसका प्रॉफिट 200 मिलियन डॉलर साल का है और वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही हैं। तो इसका मतलब है कि रूस ने टेक्नोलॉजी में कम इन्वेस्ट किया। और टेक्नोलॉजी में जब आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आप मारे जाते हैं। हाँ, हमारा तो क्या शुमारी क्या है, लेकिन हमने तो तय किया हुआ है ना कि हमने और ख़ास तौर पे ये जो हमें 3 साल से ये जो लीक लग गई है हमें, जो कहता है बकरियां पालो, मुर्गियां पालो, अंडे कट्टे बच्चे, मुर्गियां और बेरी का शहद, ठीक है, जो कि जिसकी मतलब टोटल अप्रोच ही ज़िंदगी की यही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो लीडर्स हैं दुनिया के। और इसमें चाइना खचरा निकला है। उसने दबा के टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया है, लोग पैदा किए हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स के लोग पैदा किए हैं उसने। और ये ध्यान रख के पैदा किए हैं कि 50 लोग अगर हम यहाँ पे डेवलप करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि उनमें से 48 भाग के अमेरिका चले जाएं। ऐन मुमकिन है। तो हमने इतनी तादाद में पैदा करने हैं कि जो 2 रह भी जाएं तो वो फिर इतने ज़्यादा हों कि हमारी इंडस्ट्री चला सके। और फिर उन्होंने किया, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने लोग भी लेके आए, टैलेंट भी लेके आए अपने स्कॉलरशिप्स के ज़रिए, और ये भी किया। हमें भी कर लेना चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत ही कर लेना चाहिए कि इंजीनियर की जॉब ना मिले तो छोटे की जॉब तो मिल जाए हमारे बच्चे को। हाँ, सोशल मीडिया पे मीम्स ना बने इंजीनियरों की। हाँ, वो बहुत मीम्स बनती है। मतलब हमारे मुल्क के अंदर जो ग्रेजुएट इंजीनियर हैं बेचारे, वो एक बेरोजगारी का तमगा है। मतलब कि इंजीनियर जो हैं वो सबसे ज़्यादा CSS कर रहे हैं। बेचारे की शादी नहीं होती। 40-50% हमारे जो इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हैं वो CSS करते पाए जा रहे हैं यार। ठीक है ना जी। हाँ, स्पीड स्लो है, स्पीड तेज रखिएगा। आगे। जी। नेक्स्ट मैसेज असरार आलम का। दादाजी, हुकूमत जाने से आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किलात से निकल पाएगी? देखिए, प्रोसेस में आपको अर्ज कर चुका हूँ, 180 डेज़ का होता है। अगर आज आप कोई भी इकदाम लोगों की ज़िंदगी में दाखिल करना चाह रहे हैं तो अगर आप कोई आज कदम लेते हैं तो उसके असरात आम बंदे तक जो हैं, और जो आम बंदे का कंसर्न है ना कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी, वो 6 माह के बाद आपको नज़र आएगी। हाँ, उसके लिए जुगाड़ एक हो सकती है जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि डंडा कढ़े और पैरे जोड़िया बाजार के अंदर ना बंदे का पुत्र हो, वो डंडा निकाले और जोड़िया बाजार के सारे ट्रेडरों को सीधा लम्बे पाले। हाँ भाई, LC किन्ने ते खोली सी, बस सिंपल बात। ये चने की दाल जो आप सफ़ेद चने जो आप 230 रुपये किलो बेच रहे हैं, मैं लेके आया 230 रुपये किलो बेच रहे हैं, इसकी LC कितने की खोली थी? सिंपल इज दैट। अगर ये LC जो थी आपने 170 रुपए की खोली थी तो कितना प्रॉफिट है यार, कितना टैक्स है तेरे ऊपर? आप मेरे साथ बैठ के कैलकुलेशन कर, ये 230 नहीं बनते। हमारी इत्तला के मुताबिक जो है वो $1 के 2 किलो आते हैं ना जी। तो देख लें, ये मुश्किल से 130-140 बनते हैं, तो 230 का कैसे बेच रहा है? यहां से पकड़ ले। किसी भी जेनरिक प्रोडक्ट की बात, चीज की कीमत कम हो जाएगी।
इस तरीके कार से कीमतें जो हैं वो अगले 30 दिन के अंदर कम की जा सकती। यार बड़े से डंडे से कंट्रोल होना है। मानता ही कोई नहीं जुबान। और यार ठीक है, तुमने 4 साल चंगी अशी कोट ली है, अब नॉर्मल हो जा। जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, मिलते जुलते सवालात आ रहे हैं, अब सब लोगों ने सवालात की भरवा। मैनचेस्टर से कौन सा सवाल आया इकराम भट्ट साहब? कहते हैं आपकी माशी एक्सपर्टीज अपनी जगह, लेकिन मैं आपको तारीखदान ज़्यादा समझता हूँ, क्या ये मुमकिन है कि आप तारीख पर भी बात करें? इनका सवाल ये है कि गांधी साहब जो हैं वो जिन्ना की टक्कर के सियासतदान थे, जोड़ पड़ता है। मजीद ये कि क्या जिन्ना साहब को भी उस वक्त ATMs के मोहताज थे अपने वक्त में? उनकी भी कोई ATMs थी? नहीं, जिन्ना साहब खुद माशाल्लाह बहुत नवाब खुशहाल आदमी आदमी था। थे। हाँ, नवाब नहीं थे, सेल्फ मेड आदमी थे, लेकिन खुशहाल आदमी थे। यार अद्दा गुलबर्ग हमने जिन्ना साहब की जमीन के ऊपर कब्जा करके बनाया। हाँ, उसका जहाज अपना था। लाहौर के कोर कमांडर का हाउस जिन्ना हाउस, उसका नाम इसलिए है कि वो जिन्ना साहब की मलकियत था। 33 रुपए मबलग सिक्का राजुल वक्त में पाकिस्तान आर्मी ने LDA से लिखवाया था वो, और मुशर्रफ दौर में लिखवाया था। ठीक है, अब क्या बात आपको बताएं यार। जिन्ना साहब की बहुत सारे एसेट्स थे जिनके ऊपर ये फैल्कन सोसाइटी बनी है। ये एयरपोर्ट उस वक्त तो यही थी ना, वाल्टन एयरपोर्ट थी ना, जिसपे जिन्ना साहब उतरा करते थे। जब लाहौर तशरीफ लाते थे तो वो इधर उतरते थे, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन खरीदी थी। अब वो शहरा जामे शीरी जो है, उसकी जो लेफ्ट के ऊपर एयरपोर्ट वाली साइड पे ज़मीन है, ये अपने जिन्ना साहब की मलकियत थी। ठीक है, तो जिन्ना साहब को किसी ATM की ज़रूरत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल काजी ईसा का वाक़या है कि उस ज़माने के अंदर काजी ईसा चूँकि अफ़गानिस्तान से आए थे और नवाबीन जो थे वो समझते थे कि ये शोधा कहाँ पे हमारी सफ़ों में घुस रहा है, और ऊपर से कायद मुस्लिम लीग का उनको बना दिया मदारुल महाम। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी हमने 5 लाख रुपया उस वक्त डोनेशन दी थी मुस्लिम लीग नून को, ये खा गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी काजी ईसा से नहीं पूछा। उन्होंने इन तमाम नवाबीन को बताया। उन्होंने कितने पैसे थे? 5 लाख रुपये। कायद-ए-आज़म ने चेक बुक निकाली, 5 लाख का चेक लिखा और उसे देखा कि अब इसके खिलाफ बात ना करना। ये तारीख का हिस्सा है। ठीक है, और जब काजी ईसा को के लिए जिन्ना साहब 5 लाख रुपया विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन दे सकते हैं, तो आप उनकी अपनी वर्थ का अंदाज़ा करें। इसलिए जिन्ना साहब को किसी ATM की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मुंह मांगी फीस लेते थे। ट्रेन के अंदर सफ़र करते थे तो पूरी बोगी, मतलब पूरा डब्बा बुक करवाया करते थे। मतलब लाइफ गुजारी हुई है यार जिन्ना साहब की, जो उनकी लिबास के हवाले से, जो उनकी सिगार के हवाले से, जो उनकी पाइप के हवाले से नज़ाकते हैं, कभी आप उसको देखें तो सही नहीं यार। लेकिन जो उनका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि वो अपने इर्द गिर्द दिमाग रखने वाले और कौम परस्त इकट्ठा करने की बजाय सिर्फ जागीरदार ही क्यों इकट्ठे कर पाए? आखिरी वक्त था ना, मतलब कि छेती छेती सर पे पड़ रही थी तो बनाना था, तो यूनियनिस्टों के साथ फिर उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। हैं खराबियाँ उनके साथ भी होंगी यकीनन। ठीक है, और बाकी गांधी साहब जो थे ये तो वहाँ थे ना, साउथ अफ्रीका में थे ना महात्मा जो थे, तो वो जब उन्होंने पका हुआ फल देखा तो वो वापस आ गए, आते जाते रहते थे वहाँ पे। जिन्ना साहब भी चले गए थे नाराज़ होके इंग्लैंड, फिर अल्लामा इकबाल ने उनको ख़त लिख के मंगवाया था। तो ये बड़े अप्स एंड डाउन है। गांधी साहब जो थे वो उनको महात्मा बना देते, ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं उनको। गांधी साहब जो थे वो भी इंसान थे, जिन्ना साहब भी इंसान थे, और उनके अंदर तमाम वो खूबियाँ मौजूद थीं जो किसी अच्छे इंसान में हो सकती हैं, और वो तमाम खामियाँ भी मौजूद थीं जो कि एक कंप्रोमाइज्ड इंसान के अंदर हो सकती हैं। ये उनका मलगूबा थे। आप किसी शख्सियत को, किसी ज़ात को कबूल करते हैं जब, तो पूरे पैकेज के साथ वसूल करते हैं। और इंसान है ना, ज़ाहिर है इंसान है, ठीक है ना। आप उसको देवता के लेवल पे बिठा दें, महात्मा बना दें, उसकी परस्तिश शुरू कर दें, इससे वो देवता बन नहीं जाता। आप दुखी जरूर हो जाएंगे। आपके जब अरमान टूटेंगे, आपके जब जज्बात हर्ट होंगे, तो आप जरूर नफ्सियाती तौर पे मुतासर हो सकते हैं। उसकी जात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या आप ट्वीट कर रहे हैं, जहाँ अपनी हसरतों में आंसू बहा के सो जा? व्हाट डज इट मीन? क्या कहना चाह रहे हैं आप? यार देख मेरी बात सुन,
पेट में हमारे में टांके लग गए, बाजू हमारा हरकत नहीं करता, अब इतना ट्रीट तो बनता है ना यार यार। अब अलमिया देखिए हमारे इस शख्स ने हमारा रोजगार छीना, हमसे सेहत छीनी, सुकून छीना, हमारा आजादाना घूमना फिरना उस जेल में कितने हफ्स थे बेसमेंट वाली जेल में, ठीक है, जहाँ पे आपको रखा था। तो उसके बाद जब वो जा रहा है तो यार इतना तो बनता है ना। जुगती कराई है, हाँ हमने कौन सा पत्थर मार दिया है। इतना तो बनता है ना यार मेरा। यार लोग हकीकत टीवी के ट्वीट के स्क्रीनशॉट लेके अब सवाल पूछ रहे हैं, आओ। क्या करें इसका, ये आखिरी सवाल है बस, हाँ। मुख्तसरन जवाब देना। कहते हैं इस बयानी में कितना दम है कि दूसरी जमातों ने, नहीं आप सीधी तरह पढ़ दे रहे हैं यार। अगर शरीफ खानदान और भुट्टो को 45 साल बर्दाश्त किया तो अगर शरीफ खानदान भुट्टो को, तो इमरान खान को कम से कम 10 साल बर्दाश्त कर ले। ये उन्होंने कौम से कहा है हकीकत टीवी के उससे, तो कौम इसका जवाब दे, हम क्या देंगे। नहीं बर्दाश्त हुआ जी कौम से। ये उन दिन मतलब कि मेरा जवाब ये है कि ये उन दोनों से ज्यादा बदतरीन साबित हुआ, वर्स्ट साबित हुआ, ठीक है। चुप भी गया, नुकीला इतना था, तो इसलिए नहीं बर्दाश्त हुआ कौम से। आगे चलो, खत्म, वाइंड अप करें। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। इस तरह की बहुत सारी बातें शुगलन आएंगी, लेकिन मैं फिर बात मेरी वहीं पे सुई अटकी हुई है। इस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान का जो फैमिली सिल्वर होगा, घर के अंदर क्राइसिस आ जाए तो सोने का रेट भी पूरा नहीं लगता। सुनार को पता चल जाए सही कि आप मसले में आके बेचने आए हैं। एक अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग है प्रॉपर्टी की, गोल्ड की, इसकी अल्लाह भला करे स्टॉक की, ये दिन बेचने के नहीं है। नंबर 1, ये दिन खरीदने के हैं। आपके पास लिक्विडिटी है तो एसेट खरीद लीजिए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से बाहर भिजवा दें या डॉलर खरीद लें या पाउंड खरीद के रख लें। एसेट खरीदिए, एसेट कभी नहीं मरता, ठीक है। आज भी लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री वो रिकॉर्ड ब्रांच में चले जाइए तो बहुत सारे आपको मुकदमात ऐसे मिलते हैं। मैं उन फाइलों में बड़े बड़े दिन घुसा रहता था। बहुत सारे मुकदमात आपको ऐसे मिलते हैं जो अब भी पाकिस्तान के अंदर जो एसेट छोड़ के गए थे 1947 के अंदर, और ये 14 किलोमीटर दूर वाक़ बॉर्डर के परली तरफ बैठे हुए हैं, उनके फाइल हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने क्लेम कर रखे हैं। वो मुकदमा चल रहे हैं गुज़िश्ता 50 60 सालों से, ठीक है। उनका क्लेम है कि ये हमारे एसेट्स हैं और हमें दिए जाएँ। स्पेशली जब पाकिस्तान हुकूमत ने ये कानून भी बना दिया हो कि गैर मुल्की यहाँ पे एसेट होल्ड कर सकता है, तो वो कहते हैं जनाब हमारे हक बनता है, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि एसेट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इससे साबित ये करना चाह रहा हूँ कि एसेट मरता नहीं है, इसलिए एसेट खरीदिए, ठीक है। करेंसी के साथ करेंसी एक्सचेंज करेंगे, एक तो सट्टे के हवाले से आ जाएगा, दूसरा आपके मुल्क की ज़र मुबादला के ऊपर बोझ पड़ेगा। उसकी बजाय अगर आप एसेट खरीदेंगे तो आपके अपने एसेट भी टके टोकरी होने से बच जाएंगे। अगर आपके गली के अंदर 1 करोड़ वाला प्लॉट 60 लाख का बिक गया है क्योंकि बंदे को ज़रूरत थी और वो भागना चाह रहा था, तो ये जहन में रखिएगा कि आपका मकान भी फिर 60 लाख पे ही असेस होगा, वो 1 करोड़ पे आपका प्लाट असेस नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि उसको आप अच्छी कीमत पे ख़रीद लें ताकि आपके मकान की असेसमेंट भी प्रॉपर रहे। जी बस सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो और ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की काविश आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।